हाय गाइस। आज हम आगे पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अगले टॉपिक्स। लास्ट के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सेल क्या होता है, सेल की थियोरी पढ़ी थी, सेल की डिस्कवरी पढ़ी थी, सेल थियोरी में कब कब मॉडिफिकेशन हुआ ये पढ़ा था हमने। उसके बाद सेल की शेप के बारे में पढ़ा था, सेल की वेरियस साइज़ के बारे में पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया था, जैसे सबसे छोटे सेल्स माइकोप्लाज्मा। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था, उनकी सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन में कैसे डिफरेंस होता है, डिस्टिंक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ा था। मॉडिफिकेशंस क्या है सेल मेम्ब्रेन में ये पढ़ा था। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ा था हमने। उसके बाद कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल मेम्ब्रेन में डिटेल स्टडी करी गई थी ये पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है, क्या कंपोजिशन होता है, कैसे वेरिएबल होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार आने देता है, जैसे कि सेमी परमिएबल हमने पढ़ा था। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑस्मोसिस पढ़ा था। उसके बाद सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, जो कि प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टर है। सेल वॉल जो है केवल प्लांट्स में ही नहीं होता है, जब बल्कि फंगाई में भी होता है, लेकिन फंजाई में क्या होता है कि वो काइटिन का बना होता है और प्लांट सेल में सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद सेल वॉल में हमने पढ़ा था कि दो तरह की होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद आते हैं हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हमने बताया था कि कैसे कुछ ऑर्गेनेल्स हैं एक दूसरे के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं, जबकि कुछ जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कोऑर्डिनेट करता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं करता है, तो ये बाहर है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हम याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था, गोल्गी होता था, लाइसोसोम होता था और वैक्यूल, ये 4 ऑर्गेनेल जो होते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं। इसके बाद हमने डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया था अब वेरियस ऑर्गेनेल्स के बारे में, जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ा था, गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी किसने करी थी, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसका फंक्शंस क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आ गए थे लाइसोसोम्स पे। लाइसोसोम वेसिकुलर स्ट्रक्चर था सेल में, ये भी एक यूनिक ऑर्गेनेल होता है। उसके बाद हमने वैक्यूल पढ़ा था, जो कि वैक्यूल प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, मतलब 90% ऑफ द सेल ऑक्यूपाई करता है। एनिमल सेल में ये दुबका हुआ होता है, कहीं छोटा सा होता है। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, जो कि पावर ऑफ द सेल है, कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमको कंटिन्यू करना था प्लास्टिड्स। तो आइए हम प्लास्टिड्स से अपने टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। तो प्लास्टिड्स जो है ये एक प्लांट सेल का कैरेक्टर है, माने केवल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। बिसाइड्स प्लांट सेल इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन यूग्लेनॉइड्स, माने यूग्लेना में भी पाया जाता है। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक स्टेन करने पर नहीं विजिबल होता था, प्लास्टिड्स को क्या है कि ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, तो माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल होते हैं। प्लास्टिड्स के बाद स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और जो प्लास्टिड्स होता है इसमें एक ही तरीके के पिगमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स ये 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मध्ये क्लोरोफिल बियरिंग, ठीक है। इसमें कैरोटेनाइड पिगमेंट्स भी होते हैं। कैरोटेनाइड क्या होते हैं? फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट चूँकि क्लोरोफिल कंपोज करता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो वेरियस एक्सेसरी पिगमेंट्स है, जैसे कि फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स हैं, ये लाइट को गैदर करता है, माने एब्जॉर्व करता है और फोटो ट्रैप करके मेन रिएक्शन जहाँ होती है लाइट रिएक्शन वहाँ पे देता है। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है जहाँ फोटोसिंथेसिस का मेन रीज़न है उसको हम मेसोफिल बोलते हैं। मेसोफिल क्या होता है? लेंस शेप होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्कॉइड होता है, रिबन शेप ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट जनरली ग्रीन कलर का होता है, जनरली नहीं, वो ग्रीन कलर का ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट का जो मेन एलिमेंट होता है तो वो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है?
मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वो जनरली कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स का बना होता है जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। कैरोटीन, जेंथोफिल, इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स भी बोलते हैं। एक्सेसरी माने ये डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन लाइट को ट्रैप करके मेन रिएक्शन सेंटर पे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस आसानी से हो जाए। क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो अदर देन ग्रीन जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड कलर के पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद आते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं। चूँकि ये कलरलेस होते हैं तो ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ये इसीलिए न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करते हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोस से हम याद रखेंगे स्टार्च को होल्ड करता है। इलायो, इलायो मतलब यहाँ पे हम देख लेंगे इलायो, इट मीन्स ये ऑयल स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। और एलिरोप्लास्ट मतलब प्रोटीन, एलिरॉन लेयर हमने पढ़ा था पहले, तो ये यहाँ पे प्रोटीन स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होता है। चूँकि क्लोरोप्लास्ट मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है तो इसकी लेंथ जो होता है 5 से 10 mm होती है, विड्थ जो होती है 2 से 4 mm होती है। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है मेसोफिल होता है, ठीक है। और इसका नंबर वेरिएबल होता है, जैसे कि क्लेमाडोमोनास में 1 होता है और कुछ सेल में 20 से 40 पर सेल होता है, ठीक है। मोनोकोट्स और डाइकोट्स में मेसोफिल्स का थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, जैसे कि डाइकोट्स में मेसोफिल 2 में डिवाइड हो जाता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी, ठीक है। और मोनोकोट्स में नहीं होता है, ओके। मोनोकोट्स लीफ को हम आइसोबैलेट्रल लीफ भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यही मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, मतलब 2 मेम्ब्रेन होती है, जो अंदर वाला क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल होता है किसी भी मॉलिक्यूल को अपने आसपास आने जाने के लिए, ठीक है। इसके पास ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बनाया है, इसको हम थाइलाकॉइड्स बोलेंगे। और जो एक एक स्ट्रक्चर, जैसे एक है तो ये क्या सिक्के की तरह है, पाइल्स ऑफ कॉइन, इसको हम एक को ग्रेना बोलेंगे, ये पूरे को थैलेकॉइड बोलेंगे। ये दोनों को जो कनेक्शन हो रहा है इसको हम स्ट्रोमा लैमेली बोलेंगे। और ये जो फ्लूइड है जो इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज कर रहा है इस ऑर्गेनेल में, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में यहाँ पे क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, स्ट्रोमा लैमेली हमने पढ़ लिया, कनेक्ट करता है थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, मतलब ये 2 थैलेकॉइड्स जो ग्रेना से मिलके बने हैं इनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, स्ट्रोमा लैमेली करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पेस था इसके अंदर, यहाँ पे इसको ल्यूमेन बोलते हैं। मतलब ल्यूमेन जनरली, ये स्ट्रोमा तो हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से बोलते हैं, बट कहीं भी खाली स्पेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन यहाँ पे है ल्यूमेन, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स एनक्लोज स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, ठीक है। स्ट्रोमा हमने बताया इसके पास एंजाइम्स होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल सर्कुलर डीएनए, ये याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डबल सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स यहाँ पे क्या होता है, 70S होता है। उनके जो पिगमेंट्स होते हैं थाइलाकॉइड्स के अंदर होते हैं जो लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, और यहीं पे लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म का राइबोसोम है वो 80S होता है, ये डिफरेंस पूछता है जो, ठीक है। साइटोप्लाज्म का राइबोसोम 80S और जो स्ट्रोमा में है वो 70S, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेल, ठीक। राइबोसोम्स जनरली क्या है, ग्रैनुलर पार्टिकल है। ग्रैन्यूल्स मतलब क्या, छोटे छोटे ऐसे ऐसे ग्रैन्यूल्स की तरह होते हैं, और वेरियस ऑर्गेनेल्स में या फिर साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये डेंस पार्टिकल होते हैं, मतलब काफ़ी हेवी होते हैं, डार्क होते हैं। इनकी डिस्कवरी 1953 में जॉर्ज पैलेडे ने की थी। राइबोसोम्स क्या होता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे कि हमने कुछ पढ़ा था, कुछ है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन में आता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन में आ जाएगा आपका वैक्यूल्स आ जाएगा, लाइसोसोम्स आ जाएगा, गोल्गी आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। राइबोसोम्स वहीं क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। और जो राइबोसोम्स की जो कंपोजिशन होती है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलके बना होता है। राइबोसोम्स में हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, जैसे कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में दोनों में अलग अलग तरीके के राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोट्स में 80S होता है, इसका जो एस के बारे में बताया था हमने, सेडबर्ग यूनिट, जो सेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था कि बेस्ड ऑन द डेंसिटी एंड साइज जो राइबोसोम्स की यूनिट को इन्होंने ब्रेक किया था। तो यूकैरियोट्स में 80S, स्मॉलर सब यूनिट 40S एंड लार्जर 60S,
ठीक इसी तरह प्रोकैरियोट्स में 70s था और लार्जर वाले को 50s बोल रहे थे और स्मॉलर को 30s बोल रहे थे। ठीक है, ये रहा आपका राइबोसोम्स। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मली डिस्क्राइब करते जा रहे हैं कि कितने तरीके के होते हैं। आगे अभी सेल की और डिटेल्स बाकी हैं। तो साइटोस्केलेटल क्या होता है कि ये नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, माने फिलामेंट की तरह प्रोटीन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करते हैं। इनको हम साइटोस्केलेटल बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, चूँकि प्रोटीनेसियस होते हैं, फ्रीली होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चूँकि ये फिलामेंट के बने होते हैं, जहाँ फिलामेंट होता है वहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट होता है। और ये मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ देंगे सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, तो सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। माने हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन की जो कुछ एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने मेसोसोम्स के बारे में पढ़ा था, क्रोमैटोफोर के बारे में पढ़ा था। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं। तो सीलिया आर ए स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। ओर माने हम जानते हैं कि जो हमारी बोट होती हैं, नाव को चलाने के लिए वो क्या बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पे ओर बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह सीलिया का छोटे छोटे होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया का काम मूवमेंट होता है। ठीक है, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट, जैसे कि हमारे फैलोपियन ट्यूब में जो ओवरी का मूवमेंट होता है तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया ही होता है। हमारे ब्रोंक्यूल्स में जब एयर का मूवमेंट होता है तो सीलिया ही होता है। हमारे इंटेस्टाइन में जो खाना अब्जॉर्ब होता है तो वो सीलिया की हेल्प से ही होता है। और मूवमेंट जनरली मूवमेंट का ही रोल है इसका। फ्लैजेला का भी मूवमेंट ही काम है, लेकिन फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर दैन सीलिया। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजेला बड़े होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया होती है उनके पास भी फ्लैजिला होती है, लेकिन जो यूकैरियोट की फ्लैजिला होती है उससे बहुत ही स्ट्रक्चर में उनका डिफरेंस होता है। ठीक है, फ्लैजिला के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कि फ्लैजिला कैसे कैसे बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला का कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये है सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद। ये बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये देखिए 9 है, ये कोर है एक्सोनिम। ठीक है, ये कोर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि क्या है 9। और ये चूँकि डबलेट से बना होता है तो इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो है ये दोनों डबलेट को कनेक्ट करने के लिए इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो है ये भी प्रोटीन की बनी होती है, इसको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ट्यूब्यूल तो यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। और ये जो कनेक्शन है, ये जो डबलेट का कनेक्शन है सेंटर वाले सेंटर शीथ, इसको बोलते हैं सेंटर शीथ, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। इस तरीके से 9+2 अरेंजमेंट है तो 9 रेडियल स्पोक्स होंगी। यहाँ पे ये डबलेट इसको बोल रहे हैं, ये सेंट्रल शीथ है, ये लिंकर का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया है मैंने, उसको हम रीड कर लेते हैं। डायग्राम से तो समझ में आ ही गया होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला शो इट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने दिखा दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। दियर कोर कॉल्ड एक्सोनिम, एक्सोनिम ये कोर। ठीक है, possesses number of microtubules running parallel to long axis. The exonym usually has 9 pair of doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. ये हमने बता ही दिया माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, सेंट्रली में क्या होते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रिफर्ड टू एज 9+2 अरे। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरे। ठीक है, central tubule connected by bridges and is also enclosed by central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by radial spoke. Thus there are 9 radial spokes. ये जो हमने डायग्राम बताया ठीक सेम टू सेम वही चीज़ें लिखी गई हैं। पेरिफेरल डबलेट्स जो आपस में जो डबलेट को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बेसल बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो बेसल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला बेसल बॉडी से निकलते हैं और सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल
में सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू एमॉर्फ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल को ही मिला के मतलब जो दो परपेंडिकुलर, जैसे हमने ये बनाया है ऐसे कह सकते हैं या फिर ऐसे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक पूरा सेंट्रोसोम बोलेंगे। दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल्स। बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कार्टविल, ठीक है। इनके जो ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कार्टविल टाइप होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ईच इज ए ट्रिपलेट जो कि लिंक्ड होते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने 9+2 पढ़ा था, यहाँ पे 9+3 अरेंजमेंट होता है। सॉरी यहाँ पे ट्रिपलेट होता है और 9+0 अरेंजमेंट, सेंटर में नहीं होता है, कोई सेंट्रल शीथ नहीं होती है। यहाँ पे बीच में जो बोलते हैं इसको हब बोल देते हैं, ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे भी स्पोक्स की तरह ही है, इसको एक जैसे कि जो गाड़ी का चक्का होता है कार्टविल, ठीक उसी तरह इसका स्ट्रक्चर प्रतीत होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर लाइक कार्टविल। उसके बाद है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड हब। मतलब ये भी प्रोटीन का ही बना होता है लेकिन इसको हम हब बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्यूब बाई रेडियल स्पोक्स ऑफ प्रोटीन। ये जो स्पोक्स होते हैं इसको रेडियल स्पोक्स बोलते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरीके से हमारा सीलिया और फ्लैजिला भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। सीलिया और सेंट्रोसोम में जनरली पाया जाता है एक स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल apparatus को बनाता है और ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, जो कि एनिमल सेल में केवल होता है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट ऑर्गेनल के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो कि न्यूक्लियस है, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, जैसा कि हमने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था। उसके बाद हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसको बोलते हैं, तो फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि न्यूक्लियस के कुछ मटेरियल को डाई करने पर, मतलब डाई माने क्या होता है, कलर, तो बेसिक डाई भी कई तरीके के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। यहाँ पे बेसिक डाई से कलर करने पर कुछ उनको मटेरियल स्टेन कलर्ड मटेरियल दिखा हुआ था जो उलझा हुआ था, उसको उन्होंने बोल दिया था फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है कि जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जो एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है उससे पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवाइड करने के लिए, उसको हम लेकिन डिवाइड नहीं करता है, लेकिन बट प्रिपेयर करता है, ठीक है, तैयारियां करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। व्हेन द एक्चुअल सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग बट इटसेल्फ इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। तो इंटरफेज न्यूक्लियस में क्या होता है कि हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। जो कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। उसके बाद है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद स्पेस बिटवीन देम, जो कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। इट फॉर्म्स बैरियर बिटवीन इनसाइड न्यूक्लियस एंड दैट, चूँकि ये इस पेरी न्यूक्लियर मतलब बीच का कनेक्शन है तो वो अंदर के न्यूक्लियस और बाहर के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है कंटिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम। जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है ये है हमारा ईआर, ये रफ ईआर माने राइबोसोम अटैच है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यू इसी से करता है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर माने जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कहीं कहीं ब्रेक हो जाता है, माइन्यूट स्पेसेस हो जाते हैं, उसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर क्या करता है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने में हेल्प करता है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि केवल इधर से बाहर फेंकता है या फिर बाहर से अंदर लाता है, ये दोनों मूवमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि जो इराइथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स लैक न्यूक्लियस, जैसे कि हमारे जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, तो इन्यूक्लिएटेड होता है। सीव ट्यूब ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एंड जो स्पर्म को बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, उनके जो सीव ट्यूब होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आरबीसी ऑफ मेनी मैमल्स बोला गया है न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो फ्रॉग के आरबीसी में फ्रॉग के में जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एट इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस क्या मतलब अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन टाइप, मतलब इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड तो है नहीं, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म से
कंटिन्यू करता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे याद रखेंगे साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस हुआ। यहाँ पे कुछ पोर्स हमने डिटेल में नहीं बनाया है क्योंकि एनसीईआरटी में उतना बढ़िया डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बट हम समझने के लिए कि न्यूक्लियर पोर क्या होता है यहाँ से आप याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन दोनों डायरेक्शन में होता है, कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म माने फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। उसके बाद ये बाहर वाला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस भी ख़त्म हो गया। कुछ न्यूक्लियस में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जैसे हमने क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरह जैसे कि यहाँ पे है इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस हमने बताया था कि व्हेन द सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग बट इटसेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर द सेल डिवीज़न, वो क्रोमेटिन का बना होता है, ठीक है। क्रोमेटिन से क्या बनता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज, मतलब क्रोमेटिन थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज होता है, इरेगुलर होता है, चूँकि इंटरफेस मतलब व्हेन सेल प्रिपेयर कर रहा है सेल डिवीजन को तो कुछ डिस्टिंक्शन नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे प्रोसेस बढ़ती है तो उसको क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमेटिन किस चीज़ का बना होता है, चूँकि ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में कंटेन करता है, तो डीएनए होता है, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होता है, कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए भी कुछ होते हैं, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए वो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, जो कि 46 क्रोमोसोम्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैंने फैला हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्रोमोसोम जनरली ऐसा दिखता है, ये जो होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेंट्रोमियर बोलेंगे, जो कि और एक होता है डिस्क शेप। इसका ये जो काइनेटिकोर है, इस सेंट्रोमियर को दोनों ये जो क्रोमेटिड है इसको होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। ये रहा हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ये जो है क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिड है इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वी शेप। सब मेटासेंट्रिक वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, ठीक है, माने एक छोटा आर्म एक लंबा आर्म, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको एल शेप बोलते हैं। और उसके बाद एक्रोसेंट्रिक मतलब स्लाइटली टुवर्ड्स द एंड होता है, एकदम छोटा होता है और एक एकदम लंबा होता है, इसको जे शेप बोलते हैं। उसके बाद टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक का मतलब जो ये जो सेंट्रोमियर है वो एकदम एंड पे ही होता है और काफ़ी लंबी होती है, ये एकदम डिसमिस टाइप होता है, मतलब काफ़ी छोटा हो जाता है। शॉर्ट आर्म को बोलते हैं पी आर्म, लॉन्ग को बोलते हैं क्यू आर्म, ठीक है। सैटेलाइट कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स में जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये स्टेन करते हैं तो इसको सैटेलाइट बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिक पोजीशंस पे होते हैं। उसके बाद है छोटा सा एक माइक्रोबॉडीज़, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं पढ़ लेते हैं भाई। जैसे जिस तरीके से कई सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, इस तरीके का एक छोटा सा पार्ट प्ले करता है माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स और प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल से, मतलब ये छोटे से मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल की तरह होते हैं, कुछ एंजाइम्स करते हैं और सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पेरोक्सिसोम, उसके बाद है ग्लाइकोसिसोम। सो गाइस, इस तरीके से आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।